वेलकम बैक गाइस। तो ये है हमारी ASP.NET कोर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। अब तक हमने अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम जो आज की वीडियो इसमें सीखने वाले हैं कि आपका जो भी टेबल में डेटा है उस सारे डेटा को हम SCS HTML पेज पर किस तरह से व्यू कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ व्यू बैग, राइट। एंड साथ के साथ हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम कुछ आपको ऐसा एज स्क्रीन पे देखने को मिला हो। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ जो मैं ऑलरेडी बनाया है। तो ये हमारा कुछ डेमो पेज है जो हम एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले टेस्ट करते हैं। तो इस तरह का हम कुछ बनाने वाले हैं कि जो भी हमारा डेटा है, लाइक मैं इसको सेव करता हूँ कुछ भी डेटा, देन सेव करते ही ये डेटा हमारा जो टेबल है इसमें डिस्प्ले हो जाए। इन केस अगर हमारे टेबल में कोई भी डेटा नहीं होता है तो सबसे पहले हम इसको एक बार ट्रंकेट कर देते हैं। देन उसके बाद अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आ जाए नो डेटा फाउंड, राइट। तो आज की वीडियो में यही सब कंसेप्ट सीखने वाले हैं, किस तरह से आप अपना डेटा को पेज पर व्यू कर सकते हैं और किस तरह से हम ये टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कोड के साथ। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अपना जो पार्ट था यहाँ तक कंप्लीट किया था, यानी हमने एक फॉर्म बनाया था और अपना डेटा सेव किया था डेटाबेस में, राइट। तो आज की वीडियो में सीखेंगे अब इसको किस तरह आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कोड की तरफ। ओके, जो हमारा कंट्रोलर था HR कंट्रोलर, तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्शन मेथड है, राइट। तो ये हमारा व्यू जनरेट करने के लिए। देन जो सेकंड है ये हमारा, इससे हम डेटा सेव करते हैं, राइट। एंड इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक void get all gender data। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अब डेटा एक्सेस करने के लिए हमने एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट क्लास को क्रिएट किया था, राइट। एंड इसमें जो हमारा कॉमन जेंडर डेटा हमें इसके साथ काम करना है क्योंकि यही हमारा एक टेबल है जिसमें हमारा सारा डेटा इंसर्ट होता है। तो हम इसी टेबल के साथ, यानी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसी के साथ हमको काम करना है। तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए क्या सही, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि हम ऑलरेडी अपनी इसमें बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था आप किस तरह से यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो हमारी जेंडर, ये हमारी जो टेबल थी, ओके, और इसके डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं टू लिस्ट। ग्रेट, सिर्फ इतनी ही सिंगल लाइन से आपका सारा डेटा डेटाबेस से उठ के को आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या कर सकते हैं, हमें ये डेटा जो गेट करेंगे वो किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं वेयर, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जेंडर। ओके, तो ये क्या होगा, जो डेटा है वो सारा जो टेबल का डेटा गेट हो गया इस जेंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। बट वेयर एक कीवर्ड का यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें कोई भी अपना डेटा टाइप का फिक्स आइडिया नहीं होता कि किस तरह का ये डेटा हमारे पास आने वाला है। बट इस केस में हमें पता है कि जो हमारा डेटा रिटर्न होगा वो जेंडर टाइप का होगा, यानी कि जो हमने एक मॉडल बनाया था जेंडर, इसी टाइप का ही डेटा हमें गेट होने वाला है। तो इस केस में तो हमें पता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है। तो हम एक काम करते हैं, तो इस डेटा को हम एज ए लिस्ट में जेंडर टाइप का होल्ड कर लेते हैं। ग्रेट, ओके। ये वही सेम केस है, इसने हमारा, इतनी क्वेरी ने हमारा डेटा रिटर्न किया डेटाबेस से एंड जेंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यानी ये क्या है, हमारे एक लिस्ट टाइप का जो हमारी जेंडर क्लास है यानी मॉडल क्लास है, फिर इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करके इसमें हमने अपना डेटा सेव कर दिया।
ओके, अब हम इसको लिखते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये जो डेटा है अब हम इसको रिटर्न करेंगे, क्यों हम इस फंक्शन को एक उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अपना, हमने अभी देखा जैसे हम अपना कोई भी डेटा सेव करते हैं, इससे करते हैं हम ओके, तो सेव करते हमारे डेटा उसी टाइम पर टेबल में डिस्प्ले होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा व्यू है, यानी कि ये जो व्यू हमारा जनरेट हो रहा है उसी टाइम पर हमने अपना जो हमने फंक्शन अभी क्रिएट किया इसको हम कॉल कर देते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, देन इसकी यहाँ पर हमने कॉलिंग कर दी, ग्रेट। बट अभी इसने फंक्शन कॉलिंग तो कर दी, बट इसने डेटा रिटर्न कहाँ किया, तो ये भी रिटर्न भी करेगा डेटा। तो इसको हम कर देते हैं रिटर्न ऐसे जेंडर। बट ये अगर हम ये डेटा रिटर्न कर रहा है तो इसका हमें रिटर्न टाइप भी बनाना पड़ेगा। तो रिटर्न किस तरह का ये डेटा रिटर्न कर रहा है, लिस्ट जेंडर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो वर्ड की जगह हम लिख देते हैं ये, इसमें कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस आपको इतना अच्छे से आना चाहिए कि आप किस तरह का डेटा है वो किस तरह रिटर्न हो सकता है, राइट। बस इतना ही कंसेप्ट इसमें, और कुछ भी हार्ड नहीं है। जब भी हमने इस फंक्शन को अपने जेंडर सेव नाम से कॉल किया तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ एंड इसने जो भी हमारा डेटा डेटाबेस से लेके आया इसने रिटर्न किया। अब रिटर्न डेटा हमें किसी ना किसी वेरिएबल में तो होल्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक व्यू बैग बनाते हैं जेन नाम से, ग्रेट। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास इस केस में एक एरर आने वाली है, सॉरी एरर इसलिए आ रही है ये, ओके गुड नहीं। तो अभी इसने क्या किया, हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक डी वगैरह लगाते हैं एंड देन एक इस मेथड पर, और हम पेज को रन करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन रन हो चुका है। तो जल्दी से अपने पेज को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गलती से क्या टाइप हो गया, क्या है ऐसा जेंडर। ओके, जैसे हमारा फंक्शन हिट हुआ तो हमारा ये जेंडर यानी कि इसी की हेल्प से हमने जैसे टाइप किया तो हमारी कॉलिंग यहाँ पर आई, राइट। और हम जैसे इसको नेक आगे करेंगे तो ये कॉलिंग हुई किसकी, गेट ऑल जेंडर डेटा फंक्शन की। कंटिन्यू करते हैं, ओके राइट। तो अब जैसे जेंडर पर माउस ओवर करोगे तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, 3 डेटा हमें मिले। हम इसको डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेटाबेस है तो इसको फटाफट से हम इस टेबल को ही कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। ओके, तो इस टेबल में हमारे पास कितने 3 एंट्रीज हैं। तो आप देख सकते हैं कोड में जेंडर के पास काउंट 3 यानी कि हमारा जितना भी टेबल का डेटा था हमारे इस जेंडर वेरिएबल में आ चुका है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी, ओके। अब आप ओके ओसो गाइस, हाँ ये क्या हुआ, हमारे पास व्यू बैग यानी कि हमारा ये व्यू बैग में डेटा आ चुका है, राइट। तो ये व्यू बैग क्या है, ये हमारा सेशन स्टेट मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है। बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा एंड सेशन। तो उसके लिए हम एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये हमारे पास व्यू बैग में हमने अपना डेटा गेट कर लिया, राइट, जो कि हमारे एक स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है।
अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको इतना सिंटेक्स याद रखिए, आने वाली वीडियो में आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा ये क्या है, इसको हम किस केस में यूज़ करते हैं, कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए, राइट। बेसिकली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको कंट्रोलर से कोई भी डेटा अपने CSHTML पेज पर एक्सेस करना हो, क्योंकि इस केस में हमें क्या करना है, जो भी हमारा जेंडर टेबल का डेटा है वो हमें अपने व्यू CSHTML पेज पर डिस्प्ले करना है। तो उस केस में हमने व्यू बैक का यूज़ किया, उसके अंदर सारा डेटा इंसर्ट किया, देन अब जो भी व्यू बैक के अंदर डेटा है हम इसको CSHTML पेज पर यूज़ करने वाले हैं। किस तरह वो देखते हैं अब। ओके, तो हम चलते अपनी HTML पेज पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल का कोड मैं ऑलरेडी अपने दूसरे सॉल्यूशन में लिख चुका हूँ, तो मैं वहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो हमारा टेबल का है, इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो अभी इस केस में हम ये सब यहाँ से अपना हटा देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड लिखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ टेबल का डेटा कॉपी किया है। ये हमने क्या किया, डिव बनाया, डिव के अंदर हमने टेबल का किया। ये कोड मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जो कि मेरे ब्लॉग की लिंक है, आप उस पर जाके ये कोड कॉपी कर सकते थे टेबल का, राइट। ओके, तो हमने अपनी टेबल की 4 हेडिंग बनाई। हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं पहले ये डिबग को बंद कर देता हूँ, देन कंटिन्यू करने के बाद ओके, तो हमारी टेबल का डेटा हो, यानी कि जिसमें हमारा जेंडर का नेम होगा, इज एक्टिव आएगा, एडिट डिलीट। हम इस वीडियो में एडिट डिलीट का कंसेप्ट नहीं करने वाले, हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आप डेटा को किस तरह से डिलीट कर सकते हो एंड किस तरह से एडिट कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ हम डेटा को डिस्प्ले करना और टेबल का ही डिज़ाइन सीखने वाले हैं। ओके, तो हम जल्दी से अपने यहाँ पर जाते हैं। ओके, ये तो क्या था, हमारी टेबल का हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करना होता है, हमने अपने कंट्रोलर में जिस व्यू बैग के अंदर अपना डेटा स्टोर किया था, अब ये व्यू बैग हमें एक्सेस करना है अपने CSHTML पेज पर। इसके लिए क्या करना हो, इसके लिए हम एक रेजर सिंटेक्स लिखते हैं। रेजर सिंटेक्स बेसिकली जब भी आपको अपने CSHTML पेज पर C# का कोड लिखना होता है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, @ ब्रैकेट के अंदर अपना सारा कोड लिखते हैं। इसी को हम अपना रेजर सिंटेक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी आपको अपना C# का कोड CSHTML पेज पर लिखना होता है तो उस कोड को लिखने के लिए हमें एक सिंटेक्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा होता है @ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके अंदर हम C# का कोड लिखते हैं। यही हमारा सिंटेक्स ऐसा रेजर कहलाता है, मतलब रेजर व्यू या रेजर सिंटेक्स कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन आप गूगल पर सर्च करें तो काफ़ी फिक्स सेंटेंस मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बनाया था व्यू बैग का, इसके अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ओके, और हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लाइक जेंडर्स। ओके, बस इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास एक अभी हमारा ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों, इसको थोड़ा एक बार रन करके देखते पहले। तो हम tbody के अंदर ओके, तो td करते हैं हम, एंड हम लिखते हैं सपोज। ओके, सो यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है। तो क्या हुआ, हमारे पास मल्टीपल डेटा है, यानी कि इस जेंडर वेरिएबल के अंदर मल्टीपल रोज होंगी। अब उस रो को एक्सेस करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले फॉर ईच लूप। किस तरह करेंगे हम, तो हमको अपनी हर रो को रिपीट करना है। तो रो रिपीट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर @ फॉर ईच, एंड आई होप आप सभी को
फॉर ईच लूप का कंसेप्ट पता होगा। देन इसमें डेटा कहाँ से आएगा हमारा, जेंडर से। ग्रेट, एंड हम इसके ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एंड देन इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी tr, एक लो बनेगी, इसके अंदर td होगा और इसको हम हेल्प करेंगे @i डॉट जेंडर का, सॉरी ये क्या टाइप हो गया, i डॉट जेंडर। ओके, तो गैस ये देखिए आप, जो ये हमारी जो जेंडर मॉड्यूल था, सॉरी मॉडल क्लास थी, इसके अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक जैसे कि जेंडर आईडी, जेंडर नेम, एलियास, इज एक्टिव, क्रिएटेड ऑन। बट यहाँ क्या हो रहा है, हम इसको अपनी स्पेस पर एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे। बट हमने तो अभी देखा था कि हमने जो भी डेटा गेट किया था वो हमने व्यू बैग के अंदर स्टोर कर दिया था, बट हमारे पास अभी भी हम उसको गेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस व्यू बैग के अंदर जो भी डेटा है उसको हमें कास्ट करना पड़ेगा एज ए लिस्ट टाइप में। तो हम टाइप करते हैं लिस्ट जेंडर, क्या ओके, तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, तो पहले हम बताना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन का नाम। HRMS के अंदर हमारे एक मॉडल्स है जिसके अंदर हमारा एक जेंडर, मॉडल्स के अंदर क्या मॉडल्स नहीं, डेटा फोल्डर के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर हमारा है जेंडर। ग्रेट, अब हमने क्या किया, जो भी व्यू, इसको हम एक और कर लेते हैं, व्यू बैग के अंदर जो भी डेटा है उसको हमने ऐसे कास्ट कर, जैसे लिस्ट टाइप ऐसे जेंडर के लिए। ओके, देन इसके बाद हम अब इसको एक्सेस करते हैं, तो इसको करते हैं @i डॉट जेंडर। ये देखिए जो भी हमारी प्रॉपर्टीज जेंडर मॉडल क्लास के अंदर थी वो सारी हमें एक्सेसिबल हैं। तो पहला क्या हमारा जेंडर, तो हमने पहला जेंडर लिख दिया, कॉपी पेस्ट, इज एक्टिव हमने लिखते हैं इज एक्टिव। ओके, सिंपल दो ही डेटा दिखाते हैं हम अभी, और इस केस में हम चलते अपने पेज पर। तो गाइस हमारे टेबल में अभी फिलहाल क्या थे, 3 डेटा अवेलेबल थे, मेल, मेल, फीमेल। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए टेबल में हमारे पास 3 एंट्रीज हैं और ये 3 एंट्रीज ही हमारी टेबल में डिस्प्ले हो रही है, यानी कि हमने अब तक जो भी प्रोसेस किया वो सक्सेसफुली डन रहा। डेटा को हमने एक्सेस किया, देन उसके बाद उसको व्यू बैग के अंदर असाइन करने के बाद अपने CSS/HTML पेज पर एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करा दें। बट इस हमारे जो टेबल का भी स्ट्रक्चर है बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको हम ठीक कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो ये हमारा टी बॉडी का थोड़ा क्या है, तो इसको हम अलाइनमेंट कर लेते हैं और ये थोड़ा स्पेस को चलते हैं कुछ स्पेस पर। ओके, देन ये हट गया। बट हम क्या करना है, हमें कुछ इस तरह की टेबल को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हमें कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और कुछ कोड करने वाले हैं। तो वो कोड भी आपको हमारी ब्लॉग पोस्ट पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हैं। तो वो कोड आपको कहाँ पर टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो कोड हम कॉपी कर लेते हैं अपने दूसरे वाले सॉल्यूशन से, पेज डिज़ाइन पे जाके टेबल हेडर एंड स्क्रॉलिंग। क्योंकि मैं ये कोड इसलिए ऑलरेडी लिख लेता हूँ क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो थोड़ा इसको सर्च करके हमें देखना पड़ता है। तो अगर हम साथ साथ सर्च करेंगे और लिखेंगे तो वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे कि हमारी वीडियो काफ़ी बोरिंग होगी। तो इसलिए हम ये सब जो एक नॉर्मल कोड है हम इसको पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जो आपकी CSS फाइल होती है वो कहाँ डिफ़ाइन होती है, www रूट के अंदर CSS में पेज डिज़ाइन। हमने अपना इसी में हम
कस्टम CSS का कोड टाइप कर देते हो, यहाँ इस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं, देन सेव। इसके बाद चलते हैं। ओके सो गाइस, हम जो हमारी टेबल है इसको हम एक बार बंद करके फिर से रन करना पड़ेगा। ये भी कर लेते हैं, इस पेज को भी सेव करते हैं सही से, देन इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके तो हमारा जो कंट्रोलर एंड ओके लगता है आई थिंक कुछ इशू है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके सो गाइज, ये एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम है ये इसलिए हमें गेट हो रहा है कि मतलब हम अपना डिज़ाइन इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो फाइल को जो भी हम इसमें चेंजेस किए हैं अपनी डिज़ाइन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। वही डिज़ाइन थी, इसमें जो हमने ये स्क्रॉलिंग बार और थोड़ा डिज़ाइनिंग का जो कोड किया है इसमें इसको चेंज, इसको ये कोड मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा कंसोल एप्लीकेशन में जाके। तो आप जैसे इस पर माउस ओवर करोगे यहाँ पर, तो ऊपर टॉप में हेडर सेक्शन में जो हमारी डिज़ाइन इसको अगर ओपन न्यू टैब में करते हो, ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कोड है उसको लोड नहीं कर पा रहा है। तो कोई नहीं, इनकेस हो सकता है हमारे में कुछ इशू आ रहा हो, वो कभी कभी इशू आ जाता है, बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर फिर भी आपके केस में कुछ अगर ऐसा इशू आ रहा है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, देन हम सॉल्यूशन को बंद करके साथ चलते हैं अपने एक ऐड करते न्यू CSS फाइल। ओके तो यहाँ लिखते हैं टेबल डिज़ाइन कोड, एक न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं CSS की। देन यहाँ पर अपना कोड हम पेस्ट करके और हम इस फाइल का लिंक, यानी जो हमारी न्यू फाइल क्रिएट की है इसका लिंक अपने लेआउट CS स्टैंड पेज पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने के बाद क्रिएट, देन अब इसको ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ब्राउज़र भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी वो हमारा लोड नहीं कर पाता है, तो उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कुछ इशू हो, तो वो आप ट्राई कीजिए। देखिए हमने उसकी जैसे न्यू फाइल क्रिएट की तो हमारा एकदम ये जो भी डिज़ाइनिंग थी वो अप्लाई हो चुकी है, और ये देखिए स्क्रॉल बार भी आ चुका है। बट हमें स्क्रॉल बार इस साइड में भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हो सकता है इन फ्यूचर हमारे टेबल में कुछ भी कॉलम एक्स्ट्रा होते हैं तो हमारी स्क्रॉल बार का स्क्रॉल बार यूज़ में आएगा। बट इन केस हमारी टेबल मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, उस केस में हमें यहाँ पर अपने स्क्रॉल बार चाहिए, तो उसके लिए करते हैं। बस उससे पहले हम थोड़ा अपना पेज का डिज़ाइन अच्छा करते हैं, ये थोड़ा काफ़ी बोरिंग लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन पेज पर आते हैं। ओके तो डिज़ाइन पेज कहाँ है ना, ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। से थोड़ा इसको ओके सो फाइन, हमारा थोड़ा स्पेस यहाँ कम ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक रो ड्रॉ करते हैं, डिप बनाते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं S5 में जेंडर
लिस्ट। ओके, चलते हैं। तो ये जेंडर लिस्ट आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, अभी हम एक क्लास हमने ऑलरेडी ऐड की है इसमें, सेपरेट नाम से। तो बेसिकली ये क्या करने वाली है क्लास, एक हमारी लाइन को ड्रॉ करेगी। तो इस क्लास को हम कॉपी करते हैं अपने और इस पेज पे अप्लाई कर देते हैं। ग्रेट। ओके, सो ये ऐड हो चुकी है। तो इसके लिए हम थोड़ा इसको भी हम एक PR ऐड कर लेते हैं। ग्रेट। तो वैसे ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो इसे ऐसे ऊपर करते हैं अपना। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको, इसका नाम लिखते हैं क्रिएट जेंडर। ओके, तो ये काफ़ी कूल लग रहा है। तो बट अभी क्या होता है, अब देखिए हमारे पास टेबल में 3 एंट्री हैं। तो ये हमारा डेटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसमें और भी एंट्रीज करते हैं कुछ भी। और ये हमारा नोटिफिकेशन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमारा वर्किंग स्टेट में एकदम कुछ और डेटा डालते हैं, चंक डेटा फटाफट से। ओके, ओके, अब देखिए हमारा स्क्रॉल बार इस साइड भी अप्लाई हो चुका है। जैसे आपका डेटा 1 2 3 4 5 टाइम्स से ऊपर जाएगा, आपका स्क्रॉल बार इनेबल हो जाएगा इसमें, राइट। अब कुछ भी और भी डेटा इसमें एंट्री करते हैं। कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं, देन सेव। ओके, तो हमारी एंट्रीज में आएगी और हमारी स्क्रॉल बार परफेक्टली काम करेगा। और देखिए ये जो हमारा हेडर है ये मूव नहीं कर रहा, जो इसका अंदर का कंटेंट है सिर्फ वही मूव हो रहा है। हमने बस हेडर को एक जगह रोक के रखा है। ये भी हमने सिर्फ CSS की हेल्प से किया है, जो कि कोड आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा, वहाँ से इसको कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, छोटा सा मेन कंसेप्ट। सबसे पहले हम अपनी टेबल को ब्लैंक कर देते हैं। ओके, तो चेक करते अपनी टेबल। तो हमारी टेबल में कोई भी एंट्रीज नहीं है। ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये देखिए नो डेटा फाउंड। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। हो सकता है अगर हम इसको कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं। तो हम अपने कोड में जाते हैं और जाके इस कोड को कुछ देर के लिए हमने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। एज आप डेवलपर हो तो आपको पता है आपके डेटाबेस में कोई भी एंट्री नहीं है। अगर आप किसी भी यूज़र को ये एप्लीकेशन देंगे तो वो तो कंफ्यूज रहेगा कि भाई यहाँ टेबल में डेटा क्यों नहीं दिख रहा है। तो उस केस में ये सबसे बेटर ऑप्शन है, जब भी आपका टेबल बिल्कुल ब्लैंक हो तो उस केस में आप इस तरह की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता है तो हम दिखाते हैं नो डेटा फाउंड। और जैसे हम इसमें कुछ भी एंट्री करते हैं, मेल एम सेव, ओके, सो हमारा नो डेटा फाउंड का मैसेज हट चुका है और जो भी रिकॉर्ड था वो इंसर्ट हो चुका है इसमें। तो ये हमने किस तरह किया इसको थोड़ा समझते हैं। हमने एक टेबल क्रिएट की, उसके अंदर हमने कुछ टेबल की हेडिंग बनाई, जैसे जेंडर इज एक्टिव एडिट डिलीट, जो कि हम एडिट डिलीट अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। देन बॉडी के अंदर क्या किया हमने, रेजर सिंटेक्स की हेल्प से कंडीशन चेक की। अगर जेंडर, ये जेंडर्स क्या है जो कि हमने अपना व्यू बैक से गेट किया था, इसका काउंट अगर 0 से बड़ा होता है तो ये फॉर इस लूप की हेल्प से इस टेबल के अंदर हमारा डेटा डिस्प्ले कर देगा। अगर इसका काउंट 0 से छोटा आता है तो उस केस में हमारी इफ कंडीशन चलेगी नहीं।
तो एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में क्या लिखा हमने, TR बनाया, उसके अंदर TD के अंदर हमने एक मैसेज पास कर दिया नो डेटा फाउंड, और उसके में क्लास अप्लाई कर दी टेक्स्ट जेंजर एंड बोल्ड, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, हम फिर से डेटा को ट्रंकेट कर देते हैं। ओके, पेज रिफ्रेश करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास एक मैसेज मिल गया हमें, डेटा नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। चेंज करते हैं थोड़ा सा, और ये हमारे पास सेम चेंजेस हो गया। तो आई होप गाइस आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या आप चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर फीचर आपके लिए इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, तो आप कमेंट कीजिए, उसके रिगार्डिंग आप नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है। अदरवाइज़ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि हम जो हमारा डेटा है, जैसे मेल, ओके, तो हम इसको डेटा सेव हो चुका है, किस तरह से ये एडिट की हेल्प से हम इसको अपडेट एडिट और अपडेट कर सकते हैं। अगर आप डेटा डिलीट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, ऐसा आप बार बार डेटाबेस में जाके डिलीट तो नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे, जैसे डिलीट बटन को क्लिक करेगा आपको जो भी डेटा है वो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।